सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने और आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज आप सभी नोट जरूर बनाया करिए। एंड इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। तो नोट आप बनाएंगे तभी आप रिवीजन कर पाएंगे गाइज। तो प्लीज आप सभी नोट बनाइए एंड रिवीजन करिए। और प्लीज गाइज आप लोग बहुत मेहनत करिए। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो सेट चलेगा वो हमारा सेट 43 चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी का कौन सा सेट चलेगा, सेट 43 चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को एक नए जोश और जुनून के साथ गाइस। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि भारत में बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, ये आपको बताना है। तो भारत में बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है कि महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन डी गुजरात में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में सबसे ज्यादा जो है बाजरा का उत्पादन कहाँ होता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा जो है ये बाजरा का उत्पादन होता है, जो कि आपके जो है राजस्थान में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें राजस्थान के बाद आपका कौन सा राज्य है जहाँ बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान के बाद अगर आपसे दूसरा राज्य पूछे तो याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो दूसरे स्थान पे जो है बाजरा का कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है। और अगर तीसरे स्थान की बात करेगा तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद जो आपको तीसरा राज्य याद रखना है जो कि हरियाणा में जो है ये बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ये तीन राज्य पूछता ही है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है किसका किसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है गाइस, तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो आपको याद रखना है सरसों। सरसों के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा सरसों के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य जो है ये राजस्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस जिप्सम, जिप्सम के उत्पादन में भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा जिप्सम। जिप्सम के उत्पादन में भी सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य जो है ये कौन सा है, राजस्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस जौ, जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस मूंग, मूंग का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है राजस्थान में होता है। अब हम बात करते हैं गाइस महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्पादन जो है ये चना का होता है। चना उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस उड़द, उड़द के उत्पादन में सबसे ज्यादा जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा उड़द उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य जो है ये महाराष्ट्र है। इसके अलावा आपको एक और याद रखना है जो कि है अरहर दाल, अरहर दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अरहर दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये कौन है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अरहर दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये महाराष्ट्र है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम गुजरात की बात करें गैस, तो गुजरात में आपको याद रखना है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये गुजरात है, ये आपको ध्यान रखना है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये आपका जो है गुजरात है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस आपका जो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है ये आपको ध्यान रखना है दलहन उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दलहन उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि एक वर्ष में लोकसभा के आमतौर पर कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं, तो आपको बताना है कि एक वर्ष में जो लोकसभा में जो है जो जो सत्र आयोजित किए जाते हैं वो कितने सत्र है। तो आपके ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, या ऑप्शन डी 5। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में लोकसभा में कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं, तो गाइस याद रखिएगा
एक वर्ष में जो है लोकसभा में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम 3 सत्र की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा सत्र होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है गाइस, आपका जो है पहला जो सत्र होता है ये होता है बजट सत्र, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा आपका जो है कौन सा सत्र होता है गाइस, तो दूसरा होता है आपका, जो कि याद रखना है, मॉनसून सत्र। दूसरा आपका कौन सा सत्र होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो है ये आपका मॉनसून सत्र होता है। उसके बाद अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा कौन सा सत्र होता है, तो तीसरा आपको याद रखना है, तीसरा कौन सा है गाइस, तो तीसरा जो होता है ये आपका शीतकालीन सत्र होता है। ये आपको ध्यान रखना है, तीसरा जो है ये कौन सा सत्र होता है, तीसरा जो होता है ये आपका शीतकालीन सत्र होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते गाइस कि जो आपका बजट सत्र है ये कब होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका जो है ये बजट सत्र जो है ये कब होता है, तो याद रखिएगा ये जो है फरवरी से मई में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका कब होता है गाइस, तो ये सभी आप लिखते हुए इसको नोट करते हुए चलिएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो होता है ये कब होता है, तो फरवरी से मई, ये आपको ध्यान रखना है। फरवरी से मई में आपका कौन सा सत्र चलता है, बजट सत्र चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम मानसून सत्र की बात करें गाइस, मानसून सत्र जो है ये आपका कब से कब तक चलता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मानसून सत्र जो है ये आपका जुलाई से सितंबर चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो सत्र है ये कब चलता है गाइस, मानसून सत्र, तो जुलाई से सितंबर जो है ये आपका चलता है, जो कि ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र जो है ये आपको क्या कब चलता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है नवंबर से, यानी कि ये मध्य नवंबर लिखिएगा, ठीक है। इसे आपको क्या लिखना है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आधा नवंबर से स्टार्ट होता है, तो ये आपको मध्य नवंबर लिख लेना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मध्य नवंबर से जो है ये आपका कब तक चलता है गाइस, मध्य नवंबर से जो है गाइस याद रखिएगा ये दिसंबर तक चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लोकसभा में टोटल 3 सत्र चलते हैं, जो कि बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र आपका फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लोकसभा के बारे में। तो गाइस सबसे पहले लोकसभा के बारे में बात करते हैं गाइस, ये जो है आपका जो है संसद सदन का कौन सा ये होता है, तो याद रखिएगा ये जो है ये निचला सदन होता है, ठीक है। ये कौन सा सदन होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये निचला सदन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा सदन होता है गाइस, तो याद रखिएगा ये निचला सदन होता है। उसके बाद आपको याद रखना गाइस, लोकसभा जो है आपको याद रखना है एक अस्थायी सदन होता है, यानी कि इसे राष्ट्रपति जो है याद रखिएगा कभी भी भंग कर सकता है। और राष्ट्रपति जो है इसे किस अनुच्छेद के तहत भंग कर सकता है गाइस, तो याद रखिएगा इसे जो है अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है एक वर्ष में जो है गाइस याद रखिएगा, लोकसभा के बारे में याद रखिएगा कि ये निचला सदन होता है, अस्थायी सदन होता है, यानी कि ये जो है इसे राष्ट्रपति जो है भंग कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको क्या याद रखना है, मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे गाइस याद रखिएगा, मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे राष्ट्रपति जो है इसे भंग कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है ये किस अनुच्छेद के तहत भंग कर सकता है, तो अनुच्छेद 85 के तहत जो है ये भंग कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था कि राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है अनुच्छेद 85 यानी कि आर्टिकल जो है याद रखिएगा, ये जो है आपको आर्टिकल 85 आपको याद रखना है गाइस, आर्टिकल 85 के तहत भंग कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षा किस विषय का सूची का विषय है गाइस, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन बी संघ सूची का विषय है, ऑप्शन सी समवर्ती सूची का विषय है, या ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची का विषय है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सूची की गाइस, तो आपको 3 सूची याद रखना है, जिसमें से पहला आपको याद रखना है गाइस, आपका कौन सा सूची है, पहला आपको याद रखना है गाइस राज्य सूची आपको याद रखना है, ठीक है। पहला आपको कौन सा सूची याद रखना है, पहला आपको राज्य सूची याद रखना है। उसके बाद आपको गाइस कौन सा सूची याद रखना है, उसके बाद जो है गाइस आपको जो है संघ सूची याद करना है। और तीसरा जो है आपको कौन सा सूची याद करना है गाइस, तीसरा जो है आपका समवर्ती सूची याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इतना जब आप याद रखेंगे तो इसमें जो है कभी कभी विषय पूछता है कि जैसे बताइए कि राज्य सूची में कितना विषय है या समवर्ती सूची में कितना विषय है गाइस, तो यहाँ पे जो है मैं इसे हटा देती हूँ। तो यहाँ पे आपको आगे लिखना है गाइस, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ जो है
राज्य सूची में कितना विषय है गाइस, तो ये आपको लिखना है। राज्य सूची में जो है आपको याद रखना है 61 विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य सूची में कितना विषय है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 61 विषय है। संघ सूची की अगर हम बात करें तो इसमें कितना विषय है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो है 97 विषय है, ये आपको ध्यान रखना है, 97 विषय। उसके बाद अगर हम बात करते हैं समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में आपका 52 विषय है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समवर्ती सूची से आपको याद रखना है गाइस कि 42वां संविधान संशोधन के तहत, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको क्या याद रखना है गाइस, तो समवर्ती सूची में आपको याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है पांच विषय को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है गैस याद रखिएगा, पांच विषय को जो है गैस याद रखिएगा, पांच विषय को जो है याद रखिएगा, पांच विषय को जो है किसमें शामिल किया गया, तो याद रखिएगा पांच विषय को जो है ये आपके समवर्ती सूची में शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। पांच विषय को शामिल किया गया गैस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी बात करेंगे कि इसमें पांच विषय जो है ये कौन कौन सा है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं गैस कि आपसे प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षा जो है ये किसका विषय है गैस, तो याद रखिएगा ये समवर्ती सूची का है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें समवर्ती सूची में आपका कौन कौन सा विषय आता है गैस, तो सबसे पहले आपको याद रखना है शिक्षा जो है ये आपके समवर्ती सूची का विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गैस आपको याद रखना है नाप तौल जो है, ये आपको ध्यान रखना है, नाप तौल जो है ये किसका विषय है, तो याद रखिएगा नाप तौल जो है ये भी समवर्ती सूची का विषय है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस वन्य, वन जो है ये किसका विषय है, समवर्ती सूची का है। इसके अलावा आपको याद रखना है वन्य जीव, वन्य जीव जो है ये किसका विषय है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपके समवर्ती सूची का विषय है। तो गाइस ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है बिजली, बिजली जो है ये किसका विषय है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बिजली जो है ये आपके समवर्ती सूची का विषय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कुछ राज्य सूची के बारे में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्य सूची के बारे में अगर बात करें गाइस, तो सबसे पहले आपको याद रखना है पुलिस, पुलिस जो है ये किस सूची का विषय है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कृषि, कृषि जो है ये किस का विषय है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस बाजार और मेला जो है ये किसका विषय है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बाजार और मेला जो है ये किसका विषय है गाइस, तो याद रखिएगा बाजार और मेला जो है ये राज्य सूची का विषय है। बाजार और मेला जो है गाइस याद रखिएगा ये किसका विषय है, राज्य सूची का, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप इधर भी याद रखिएगा गाइस, अगर हम इधर की बात करें तो इधर आपको और याद रखना है। तो याद रखिएगा गाइस आपका जो है राज्य कर, राज्य कर जो है ये किस सूची का विषय है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्य कर जो है ये आपके जो है राज्य सूची का विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गाइस आपको याद रखना है जेल हो गया, जेल जो है ये किसका विषय है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है राज्य जेल हो गया जो कि आपके राज्य सूची का विषय है। अगर बात करते हैं गाइस आपका रेलवे, रेलवे हो गया, रक्षा हो गया, ये सब किसका विषय है गाइस, तो अगर हम संघ सूची की बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है गाइस रेलवे जो है ये किसका विषय है, तो रेलवे जो है ये आपके संघ सूची का विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। गाइस मैं आपको बताए भी हूँ कि रेलवे आपके किस सूची का विषय है गाइस, तो याद रखिएगा रेलवे जो है ये संघ सूची का है। इसके अलावा रक्षा हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब किसका विषय हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब संघ सूची का विषय हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपको बताना है कि व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरविंद अडिगा, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी आर के नारायण, या ऑप्शन डी शशि थरूर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अरविंद अडिगा जो है गाइस याद रखिएगा द व्हाइट टाइगर के उपन्यास के लेखक है। अरविंद अडिगा से गाइस याद रखिएगा इन्हें द व्हाइट टाइगर के लिए आपको क्या याद रखना है, बुकर पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है कौन सा पुरस्कार मिलेगा, इस तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो मिला था बुकर पुरस्कार, याद रखिएगा द व्हाइट टाइगर के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि इन्हें जो है बुकर पुरस्कार जो है कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें बुकर पुरस्कार 2008 में मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। द व्हाइट टाइगर के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार कब मिला गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें बुकर पुरस्कार 2008 में मिला था, ये आपको ध्यान रख
ध्यान रखना उस समय मात्र ये 33 वर्ष के थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अरविंद अडिगा से, गाइस याद रखिएगा इनका जो है दूसरा उपन्यास क्या था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि अरविंद अडिगा का जो है दूसरा उपन्यास जो है ये क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अरविंद अडिगा का दूसरा जो उपन्यास था लास्ट मैन इन टावर, आपको याद रखना है। इनका जो है दूसरा उपन्यास क्या था गाइस, तो याद रखिएगा अरविंद अडिगा का जो है दूसरा उपन्यास था लास्ट मैन इन टावर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनका दूसरा उपन्यास था लास्ट मैन इन टावर, ठीक है, याद रखिएगा इनका दूसरा उपन्यास था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इनका जो है लास्ट मैन इन टावर दूसरा उपन्यास जो था ये कब प्रकाशित हुआ गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो प्रकाशित हुआ था 2011 में ये प्रकाशित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है कि ये कब प्रकाशित हुआ था लास्ट मैन इन टावर, तो याद रखिएगा ये जो प्रकाशित हुआ था ये आपको ध्यान रखना है कि 2011 में जो है गाइस, याद रखिएगा 2011 में जो है प्रकाशित हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न पूछता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अरविंद अडिगा का आपको ये याद रखना है। इसके अलावा गाइस आपको याद रखना है इनका जो है एक और याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा सिलेक्शन डे जो है ये किन्होंने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिलेक्शन डे जो है गाइस याद रखिएगा ये किन्होंने लिखा है, तो अरविंद अडिगा के द्वारा जो लिखा गया है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा सिलेक्शन डे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइएगा इस विक्रम सेठ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो विक्रम सेठ के बारे में बात करेगा इस, तो सबसे पहले आपको याद रखना है द गोल्डन गेट जो है ये किन्होंने लिखा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। द गोल्डन गेट जो है गाइस याद रखिएगा ये किन्होंने लिखा था, विक्रम सेठ ने, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस, जो आपको याद रखना है गाइस द सुटेबल बॉय, द सुटेबल बॉय जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। द सुटेबल बॉय जो है ये आपको ध्यान रखना है, द सुटेबल बॉय हो गया या द सुटेबल गर्ल हो गया गाइस, ये याद रखिएगा ये किसने लिखा था, विक्रम सेठ ने, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें शशि थरूर की गाइस, तो याद रखिएगा अम्बेडकर ए लाइफ किसने लिखा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अम्बेडकर, अम्बेडकर ए लाइफ जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अम्बेडकर ए लाइफ जो लिखा है ये शशि थरूर ने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। अम्बेडकर ए लाइफ किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में निम्नलिखित में से कौन बदलता है, तो आपको बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो आपके ऑप्शन है सोलर सेल, ऑप्शन बी विद्युत सेल, ऑप्शन सी विद्युत मोटर या ऑप्शन डी डायनेमो। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डायनेमो जो है गाइस याद रखिएगा ये एक प्रकार का जनरेटर है, ये आपको ध्यान रखना है। डायनेमो जो है ये जनरेटर है, ये आपको ध्यान रखना है, जनरेटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस सोलर सेल का क्या काम होता है, तो ये जितना भी पॉइंट लिखाऊंगी सब याद रखिएगा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, तो याद रखिएगा। अगर हम सोलर सेल की बात करें गाइस तो इसका काम क्या होता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम जो है ये कौन करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सोलर सेल जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कौन बदलता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो काम करता है वो सोलर सेल करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है, बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विद्युत सेल के बारे में गाइस, विद्युत सेल का क्या काम होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम विद्युत सेल की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका काम क्या होता है गाइस विद्युत सेल का, तो विद्युत सेल का काम होता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो विद्युत सेल जो है गाइस याद रखिएगा ये रासायनिक ऊर्जा को ये किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत बार पूछा गया गाइस, तो ये सारे नोट करते हुए चलिएगा। विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, विद्युत सेल करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विद्युत मोटर की, ठीक है, तो विद्युत मोटर का जो है ये क्या काम होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है विद्युत ऊर्जा को या
यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत मोटर जो है ये क्या करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत ऊर्जा को गाइस याद रखिएगा किस में बदलता है, तो याद रखिएगा विद्युत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का जो कार्य करता है वो विद्युत मोटर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्न में से एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है, तो आपको बताना है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है। तो आपके ऑप्शन है ज्योतिबा फूले ने, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, या ऑप्शन डी विलियम जोन्स ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विलियम जोन्स ने जो है गाइस याद रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है। अगर हम बात करें कि इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है गाइस कब की है, तो याद रखिएगा इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1784 में की है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की है, तो 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें 1784 में जो है इन्होंने कहा कि है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1784 में जो है गाइस याद रखिएगा इन्होंने कलकत्ता में की है, ये आपको ध्यान रखना है। कलकत्ता की कहाँ की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है, तो ये भी पूछा जाता है प्रश्न। तो याद रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने कहाँ की है, तो कलकत्ता की फोर्ट विलियम में की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करेगा इसकी एशियाटिक सोसाइटी का जो है याद रखिएगा, अगर हम इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करें, ये बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो इसमें ना कभी कभी है ना 2-3 पॉइंट जो है स्टेटमेंट करके दिया जाता है और पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये भी आपका जो है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन रहता है, तो याद रखिएगा इसका जो मुख्य जो उद्देश्य था क्या था गाइस, तो याद रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य जो था ये आपको ध्यान रखना है। प्राचीन अध्ययन को बढ़ावा देना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था, ये आपको ध्यान रखना है। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्राचीन अध्ययन को बढ़ावा देना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्राचीन अध्ययन को जो है गाइस याद रखिएगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्राचीन अध्ययन को बढ़ावा देना, जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी जो कि विलियम जोन्स ने जो है इसकी स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था एशियाटिक सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था प्राचीन अध्ययन को बढ़ावा देना। अगर हम बात करते हैं ज्योतिबा फुले ने जो है ये किसकी स्थापना की है गाइस, तो आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो कि बहुत लोगों को पता होगा गाइस, तो याद रखिएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ये किसने की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ये किसने की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ये ज्योतिबा फुले ने की है, ये आपको ध्यान रखना। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ये किसने की है गाइस, तो याद रखिएगा ज्योतिबा फुले ने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो गाइस याद रखिएगा इंडियन लीग की स्थापना जो है ये किसने की है गाइस, तो याद रखिएगा इंडियन लीग की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की है। अगर हम बात करते हैं कि इंडियन लीग की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कब की है, तो याद रखिएगा इंडियन लीग की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय, तो गैस याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये किसने की है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है गैस याद रखिएगा ये किसने की है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को गैस याद रखिएगा आधुनिक जागरण का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे जो है क्या कहा जाता है गैस, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, याद रखिएगा। इसे जो है गैस याद रखिएगा आधुनिक जागरण का पिता जो है ये किसे कहा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आधुनिक जागरण, ये भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है गाइस, याद रखिएगा। तो आधुनिक जागरण का पिता जो है ये किसे कहा गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आधुनिक जागरण का पिता कहा गया है किसे गाइस, राजा राम मोहन राय को, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित होता है, तो आपके ऑप्शन है बाईं ओर, ऑप्शन बी दाईं ओर, ऑप्शन सी सारणी के सबसे नीचे, या ऑप्शन डी सबसे ऊपर आवर्त में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
तो गाइस याद रखिएगा ये आवर्त में जो है गाइस याद रखिएगा ये बाईं ओर होता है। ये जो आपका आवर्त सारणी है गाइस ये आपका जो हो गया ये आपका कौन सा साइड हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आवर्त सारणी का जो है गाइस याद रखिएगा ये आपको याद रखना है, ये जो है बायां साइड हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा साइड हो गया गाइस, ये बाईं ओर हो गया। और आवर्त सारणी का ये जो है ये कौन सा ओर हो गया गाइस, दाईं ओर हो गया। अगर आप बाईं ओर में देखेंगे गाइस यहाँ पे जो है आपका क्या हो गया, तो यहाँ पे जो है ये आपको याद रखना है, ये जो है आपका हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे गाइस तो ये आपका लिथियम हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाइस तो ये आपका सोडियम हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गाइस कि आवर्त सारणी में जो है ये कितने ब्लॉक होते हैं गाइस, तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में गाइस याद रखिएगा इसमें जो है 4 ब्लॉक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आवर्त सारणी में जो है ये कितने ब्लॉक होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आवर्त सारणी में जो है 4 ब्लॉक होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि आवर्त सारणी में जो है 4 ब्लॉक आपका कौन कौन सा होता है गाइस, तो याद रखिएगा इसमें जो 4 ब्लॉक होते हैं गाइस याद रखिएगा ये होता है एस, जो कि बहुत लोग पढ़े भी होंगे केमिस्ट्री में। पी, उसके बाद आपको याद रखना है और कौन सा होता है गाइस, डी। और उसके बाद आपको क्या याद रखना है, एफ। तो ये 4 ब्लॉक होते हैं आवर्त सारणी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गाइस कि यहाँ पे जो है आपकी बाईं ओर जो है ये आपका कौन कौन सा स्थित होता है गाइस, तो अगर हम बाईं ओर की बात करें तो बाईं ओर जो है ये आपका कौन कौन सा स्थित होता है, तो याद रखिएगा ये जो है सोडियम जो है ये आपका बाईं ओर स्थित होता है। ये आपको ध्यान रखना है, सोडियम जो है ये आपका किस साइड होता है, तो सोडियम जो है ये आपका बाईं ओर स्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस आपको याद रखना है लिथियम जो है ये भी आपका बाईं ओर है। यानी कि आवर्त सारणी में जो है बाईं ओर जो है ये आपका कौन सा होता है, तो सोडियम होता है गाइस। उसके बाद आपको याद रखना है लिथियम होता है। इसके बाद जो है आपको याद रखना है सीजियम होता है। ये सब जो है आपका किस साइड स्थित होता है गाइस, तो याद रखिएगा ये सब जो है आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित होता है। इसके अलावा एक दो और लिख लीजिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि मैं पहले भी बताई हूँ, जो कि आपका हाइड्रोजन हो गया। ये भी आपका किस साइड स्थित है, तो याद रखिएगा ये भी आपका बाईं ओर स्थित है। इसके अलावा आपको जो याद रखना है कैल्शियम, कैल्शियम जो है ये आपका किस साइड हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम जो है आपका जो है बाईं ओर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस साइड जो है ये बाईं ओर है, और इस साइड जो है ये आपका दाईं ओर है, और इस साइड जो है बाईं ओर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1780 में, ऑप्शन बी 1799 में, ऑप्शन बी 1767 में, या ऑप्शन डी 1790 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है आपको ध्यान रखना है कि तृतीय आंग्ल युद्ध जो है या मैसूर युद्ध जो है ये 1790 से स्टार्ट हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। और 1792 तक ये युद्ध चला था, ये आपको ध्यान रखना है। ये युद्ध जो है 1790 से स्टार्ट हुआ था और 1792 तक ये युद्ध चला था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है 1790 में जो युद्ध हुआ था इसमें टीपू सुल्तान की जीत हुई थी। लेकिन 1791 में गाइस याद रखिएगा इस पॉइंट को कि 1791 में गाइस याद रखिएगा टीपू सुल्तान ने आत्मसमर्पण कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1791 में क्या गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1791 में टीपू सुल्तान ने क्या किया था, तो 1791 में टीपू सुल्तान ने गाइस याद रखिएगा, टीपू सुल्तान ने गाइस याद रखिएगा आत्मसमर्पण कर लिया था। तो याद रखिएगा 1791 में टीपू सुल्तान ने क्या किया था गाइस, याद रखिएगा टीपू सुल्तान ने आत्मसमर्पण कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको एक पॉइंट और याद रखना है, आत्मसमर्पण कर लिया था। इसके बाद आपको एक पॉइंट और याद रखना है, 1791 में जब टीपू सुल्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया गैस, तो ये आपको याद रखना है। तो 1792 में गैस याद रखिएगा एक संधि हुई थी गैस, याद रखिएगा 1792 में एक संधि हुई थी, जो कि कौन सा संधि हुआ था गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। तो 1792 में गैस ये आपको याद रखना है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1791 में टीपू सुल्तान ने जब समर्पण किया था तो इस कौन सी संधि हुई थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है श्रीरंगपट्टनम की, गाइस याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और ये संधि कब हुई थी, तो 1792 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस इस संधि में जो है टीपू सुल्तान को गाइस याद रखिएगा, आपको याद रखना है कि इसमें जो है 3 करोड़ जो है हरजाना देना पड़ा था, और उसके साथ जो है गाइस आधा राज्य देना पड़ा था। और इसके अलावा गाइस आपको याद रखना है कि इसके अलावा जो है टीपू सुल्तान ने अपने 2 पुत्र को भी दे दिया था, जिसे जो है अंग्रेज ने रंगून भेज दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी झेलम नदी पर, ऑप्शन सी रावी नदी पर, या ऑप्शन डी ताप्ती नदी पर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। माता टीला बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है गाइस? तो याद रखिएगा बेतवा नदी पर। अगर हम बात करते हैं कि माता टीला परियोजना को गाइस याद रखिएगा, इसके बारे में बात करते हैं किसे जो है गाइस याद रखिएगा बनाया कब गया था? तो गाइस याद रखिएगा इसे माता टीला परियोजना को जो बनाया गया था वो 1958 में गाइस याद रखिएगा 1958 में जो है इसे बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे गाइस कि ये जो है कितना मीटर जो है गाइस याद रखिएगा माता टीला बांध जो है सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस राज्य में, ठीक है। तो पहले हम राज्य की बात करेंगे तो याद रखिएगा माता टीला बांध जो है ये उत्तर प्रदेश में गाइस याद रखिएगा बेतवा नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम माता टीला की बांध की ऊंचाई के बारे में बात करें गाइस तो ये आपको याद रखना है कि ये कितना इसकी ऊंचाई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। माता टीला बांध की जो ऊंचाई है गाइस याद रखिएगा 35 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। माता टीला बांध की ऊंचाई जो है ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। माता टीला बांध की जो ऊंचाई है 35 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस बेतवा नदी से। बेतवा नदी से बात करेंगे गाइस सबसे पहले इसके उद्गम के बारे में बात करते हैं। बेतवा नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बेतवा नदी का जो उद्गम होता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है विंध्यन पर्वत से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बेतवा नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है विंध्यन पर्वत से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि ये जो है बेतवा नदी की जो है लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बेतवा नदी की जो लंबाई है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कितनी है, तो इसकी जो लंबाई है गाइस ये आपको ध्यान रखना है 590 किलोमीटर जो है बेतवा नदी की लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी लंबाई जो है 590 किलोमीटर जो है गाइस याद रखिएगा बेतवा नदी की लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें झेलम नदी पे आपको कौन सा परियोजना है, तो तुलबुल परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में गाइस ये आपका जो है किस नदी पर स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तुलबुल परियोजना जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपके झेलम नदी पर। उसके बाद अगर बात करते हैं गाइस ताप्ती नदी पर आपको कौन सा परियोजना स्थित है, तो याद रखिएगा उकाई परियोजना। उकाई परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उकाई परियोजना जो है ये आपके ताप्ती नदी पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है कि उकाई परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा उकाई परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पर स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रावी नदी पर आपका कौन सा परियोजना स्थित है, तो रंजीत सागर बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रंजीत सागर बांध जो है गाइस याद रखिएगा रंजीत सागर बांध जो है ये किस नदी पर है, तो याद रखिएगा रंजीत सागर बांध जो है ये आपके रावी नदी पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में आलम गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। तो आपको बताना है कि अकबर के शासनकाल में जो है आलम गुजार नामक, ठीक है, आलम गुजार जो नामक था उसका जो अधिकारी जो था उसका कार्य क्या था, तो निम्न में से आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कानून और व्यवस्था संभालना, ऑप्शन बी शाही खजाने की देखभाल करना, ऑप्शन सी भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रहण करना, या ऑप्शन डी राजघराने का प्रभारी। सो गाइस इसका जो काम था गाइस ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। इसका काम क्या था, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रहण करना जो है ये आलम गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। और ये किसके शासनकाल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अकबर के शासनकाल के बारे में बात कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि रक्त के अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड को इनमें से क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑप्शन बी नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन सी ऑन्कोलॉजी, या ऑप्शन डी हेमेटोलॉजी। सो गाइस याद रखिएगा रक्त का अध्ययन जो है ये हेमेटोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मेरा कमेंट आप मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आपका जो है हेपेटोलॉजी जो होता है ये हेमेटोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि हेपेटोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन कहलाता है, ये आप
मुझे बताइएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं इसमें ज़रूर रिप्लाई करूँगी। लेकिन पहले आपको बताना है कि हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ये आपको बताना है। हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन होता है, आपको बताना है कि हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे गाइस रक्त के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि रक्त का निर्माण जो है ये कहाँ होता है गाइस, तो ये आपको बताना है। रक्त का जो निर्माण होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। रक्त का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रक्त का निर्माण जो है ये कहाँ होता है गाइस, अस्थि मज्जा, यानी कि गाइस याद रखिएगा, अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो, ठीक है। अस्थि मज्जा यानी कि आपको याद रखना है बोन मैरो में जो है रक्त का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि यहाँ पे आपको बताना है कि आरबीसी का कब्र जो है ये किसे कहा गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आरबीसी का कब्र जो कहा गया है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है किसे कहा गया है। तो आरबीसी का कब्र जो है गाइस याद रखिएगा पलीहा को कहा गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आरबीसी का कब्र जो है ये किसे कहा गया है, पलीहा को कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैंसर का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैंसर का अध्ययन जो कहलाता है, ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर का अध्ययन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है किडनी का अध्ययन। किडनी का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, ये किडनी हो गया या फिर गुर्दा कह लीजिए। तो याद रखिएगा किडनी का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। किडनी का जो अध्ययन कहलाता है ये नेफ्रोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किडनी का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है गाइस गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, इसमें जो है किसका अध्ययन होता है, तो याद रखिएगा इसमें जो है पाचन तंत्र का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो पाचन तंत्र का अध्ययन जो है गाइस याद रखिएगा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें किसका अध्ययन होता है, तो पाचन तंत्र का अध्ययन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि निम्न में से किस जानवर को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जगह नहीं मिली है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सी को नहीं मिली है, ऑप्शन बी बुल को नहीं मिली है, ऑप्शन सी घोड़ा को नहीं मिला है, या ऑप्शन डी ऊंट को नहीं मिला है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऊंट को जो है गाइस याद रखिएगा राष्ट्रीय प्रतीक में जगह नहीं मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है गाइस, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो सारनाथ, सारनाथ के अबेकस पे गाइस याद रखिएगा, सारनाथ के अबेकस पर कितने जानवर है गाइस, तो याद रखिएगा सारनाथ के अबेकस, ठीक है। याद रखिएगा सारनाथ के अबेकस पर जो है ये जो है ना ये वाला पॉइंट, ये आपको मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, अबेकस मतलब जो है जहाँ पे मैं सर्कल कर रही हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। इस ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने हैं। तो याद रखिएगा सारनाथ के अबेकस पर जो है ये कितने छोटे जानवर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सारनाथ के अबेकस पे 4 छोटे जानवर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इस पे जो है 4 छोटे जानवर जो है ये कौन कौन से है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 छोटे जानवर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इस पर जो है 4 छोटे जानवर कौन कौन से है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें 4 छोटे जानवर में सबसे पहले आपको याद रखना है जो कौन सा है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। पहला आपको याद रखना है शेर, ठीक है, शेर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है कौन सा है गाइस, तो दूसरे पे आपको याद रखना है गाइस हाथी है, शेर है, हाथी है। उसके बाद आपको याद रखना है और कौन सा जानवर है, शेर है, हाथी है। तीसरा आपको याद रखना है बुल है। उसके बाद जो है चौथा आपको याद रखना है और कौन सा है, बुल है। और चौथा जो है आपको कौन सा याद रखना है, घोड़ा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अबेकस पे जो है गाइस कौन जानवर किस साइड है, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा शेर जो है ये आपके किस साइड है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। शेर जो है ये आपके अबेकस की जो है गाइस याद रखिएगा, शेर जो है ये किस साइड है, तो ये उत्तर में है। उसके बाद अगर हाथी के बारे में बात करें तो हाथी जो है ये आपका किस साइड है गाइस, तो ये आपको याद रखना है हाथी जो है ये आपका पूर्व में है। उसके बाद अगर हम बुल की बात करें, बुल जो है ये आपका किस साइड है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बुल जो है ये आपका पश्चिम में है, ये आपको ध्यान रखना है। बुल जो है ये आपका किस साइड है गाइस, तो ये आपका वेस्ट में है। और अगर हम घोड़े की बात करें, घोड़ा आपका किस साइड है गाइस, तो ये आपको याद रखना है घोड़ा जो है ये आपका दक्षिण में है, यानी कि साउथ में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है घोड़ा जो है ये आपका कहाँ है, तो ये आपके दक्षिण में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 157, ऑप्शन बी अनुच्छेद 150, ऑप्शन सी अनुच्छेद 156 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 154। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 154 में जो है राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 154 है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 में जो है क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 157 में जो है ये आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल के लिए जो नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं है ये आपको ध्यान रखना है। तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो गाइस ये आपको याद रखना है, राज्यपाल के नियुक्ति के लिए योग्यताएं जो है गाइस ये आपको याद रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति की योग्यताएं से संबंधित कौन सी अनुच्छेद है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नियुक्ति के योग्यताओं के लिए जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है गाइस याद रखिएगा, योग्यताओं के लिए जो है ये कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। योग्यताओं के लिए जो है ये कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 157। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो है योग्यताएं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो है योग्यताएं से संबंधित कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। योग्यताएं से संबंधित जो है ये आपका कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है योग्यताएं, ठीक है। योग्यताएं से संबंधित कौन सा है, तो याद रखिएगा योग्यताएं से संबंधित जो है ये अनुच्छेद 157 है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 150, इसमें जो है इसमें अनुच्छेद 150 में क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संघ और राज्यों की लेखाओं का गाइस याद रखिएगा, लेखाओं का प्रारूप। संघ और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संघ और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संघ और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप जो है ये किसमें है, तो याद रखिएगा संघ और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप जो है ये आपका अनुच्छेद 150 में, ये आपको ध्यान रखना है। संघ और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 150 में। अनुच्छेद 156 की बात करें तो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित कौन सा है, तो याद रखिएगा राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित जो है गाइस याद रखिएगा अनुच्छेद 156 है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम अनुच्छेद 154 की बात करें तो ये राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीसी पाल, ऑप्शन बी जीके खोगले, ऑप्शन सी चितरंजन दास या ऑप्शन डी बीजी तिलक। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चितरंजन दास जो है ये सुभाष चंद्र बोस के जो है राजनीतिक गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अगर हम बात करें कि इन्होंने कौन सा नारा दिया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुभाष चंद्र बोस से आपको याद रखना है जो इन्होंने नारा दिया था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इन्होंने कौन सा नारा दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कौन सा नारा दिया था, तो पहला आपको याद रखना है जय हिंद का। दूसरा जो है आपको कौन सा याद रखना है, तो पहला आपको याद रखना है जय हिंद का। उसके बाद गाइज आपको दूसरा जो है कौन सा याद रखना है, एक और नारा याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसकी ये नारा जो है ये किनका है, सुभाष चंद्र बोस का। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गाइस याद रखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किनका नारा है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। इसका जो है गाइस याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस का। तुम मुझे खून दो, ठीक है, ये यहाँ पे आप सही से लिख लीजिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये आप लिख लीजिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गाइस याद रखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका नारा है गाइस, तो याद रखिएगा ये है सुभाष चंद्र बोस का। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि नारा पूछा ही जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी आपको याद रखना है। मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किनका नारा है गाइस, तो याद रखिएगा ये आपको याद रखना है, ये जो है सुभाष चंद्र बोस का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इनमें से किन नदियों के बीच प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंधु नदी तथा झेलम नदी, ऑप्शन बी रावी नदी तथा व्यास नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी तथा चिनाब नदी या ऑप्शन डी चिनाब नदी तथा रावी नदी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस ये आपको ध्यान रखना है, सिंधु नदी और झेलम नदी
के बीच में जो है गाइस याद रखिएगा तक्षशिला जो है याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है स्थित था। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, आपको याद रखना है कि इसे जो है 1980 में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। तो यह गाइस आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का सेट जो है, आपका सेट आज का जो सेट है वो समाप्त होता है गाइस। सेट 43 आज के आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट था वो सेट समाप्त होता है गाइस। यहाँ से आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं गाइस। एंड प्लीज गाइस, मैंने जो प्रश्न पूछा था कि हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करिए, और अगर नहीं पता है तो भी कमेंट करिए, मैं जरूर आपको बताऊंगी। प्लीज गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।